हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली हम क्लास 12th के सिलेबस को अभी कवर कर रहे हैं और हमारी कोशिश इस चैनल पे ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कर सकें, क्योंकि वही एक ऐसा टॉपिक है जो हमें फिजिक्स में सबसे ज़्यादा डराता है। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, ऑलरेडी 4 चैप्टर्स पढ़ लिए एक्चुअली। और फर्स्ट 4 चैप्टर्स हो गए मैग्नेटिज्म तक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ईएमआई भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई भी कहते हैं। ठीक है, ईएमआई। देखो, एक साइंटिस्ट हुए माइकल फैराडे, ठीक है, बहुत ही स्मार्ट साइंटिस्ट। क्योंकि हम ये जान चुके थे ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, या हम फील करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड। तो फैराडे ने सोचा कि दुनिया में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में हर चीज जो है क्या है, वो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड है मतलब इक्विलिब्रियम को फॉलो करती है। तो अगर इक्विलिब्रियम को फॉलो करती है तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बन रहा था, तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी तो बन सकती है। क्योंकि दुनिया में सब कुछ तो एक ही बात है ना, खाली आप फॉर्म चेंज कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनता है तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है। क्यों? बिल्कुल। तो अगर ऐसा है तो उन्होंने कहा ठीक है, इसी कंसेप्ट को लेके हम उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखो, इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल करूं, ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस है, और इस सरफेस का अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊं तो आपको पता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलरली इसका एरिया वेक्टर है। तो अगर मान लो इस सरफेस से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास किया जाए, तो फॉर एग्जांपल ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो इस सरफेस से ऐसे करके पास हो गई। ठीक है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस से पास हो रही हैं परपेंडिकुलरली, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर आप कोई मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करने को बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई बी से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, बी ए कॉस थीटा, ऐसे कहते हैं उसको। कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो बी ए कॉस थीटा है। कहां से आया बी ए कॉस थीटा? देखो, मैंने आपको बोला ना कि सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है मैंने। और ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है वो होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, और इनको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो उसका आंसर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का थीटा 0 डिग्री है। पर ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसा, फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इंसिडेंट हो रही होंगी तो मान लेते हैं एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे तो ये क्या बी कॉस थीटा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ए हो गया एरिया वेक्टर का, और ये बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी अगेन बी ए कॉस थीटा। तो चाहे आप ये लिखो या चाहे आप लिखो कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, बात एक ही है। ठीक है, ये जानना हमें जरूरी था, अदरवाइज हम ये क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद माइकल फैराडे ने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मतलब ईएमआई के 2 लॉज दिए। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 1 मार्क में कोई सा भी लॉ पूछ सकते हैं। तो पहला लॉ उन्होंने ये कहा कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके एरिया वेक्टर से पास होती है, एरिया से पास होती है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास होती हैं, अगर उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज लाया जाए। चेंज लाया जाए कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि मान लो कि अभी तो आपने ऐसे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ली है, तो उन्होंने उसको एक लूप से समझाया कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लूप है, ठीक है, ये एक लूप है, दिख रहा है ना यहाँ तक? लेट मी चेक। हाँ, सब दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और। अच्छा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक लूप है, अब इस लूप में इमेजिन करो कि यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट पकड़ा हुआ है, बार मैग्नेट।
ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ पोल से बाहर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ध्यान से देखना, ये 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके मैंने 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना ली। तो आप देख पा रहे हो कि इन 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहां से निकल रही है, उसमें से सिर्फ 3 ही लूप के अंदर से पास हो रही है, एक तो लूप के अंदर से पास नहीं हो रही। लेकिन मान लो कि अगर इसी मैग्नेट को यहां ले आया जाए थोड़ा और क्लोज, तो मैं देख पा रहा हूं कि इसके अंदर से 1 2 3 4 चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो गई। यानी कि पहले 3 पास हो रही थी, अब 4 पास हो गई। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या हुआ, चेंज आया है। और जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो चेंज आता है ना, उसी से बनता है ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या एक मोटी भाषा में उसको वोल्टेज कह सकते हैं, है ना। यानी कि अगर वोल्टेज बना है इस लूप में, यानी कि ईएमएफ बना है, मतलब पोटेंशियल्स का डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अब पोटेंशियल का जब भी डिफरेंस क्रिएट होता है तो क्या बनता है, करंट बनता है। मतलब मोटी भाषा में अगर मैं आपको सिंपल सी बात में बताऊं तो हम कहेंगे कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आता है तो उसकी वजह से किसी भी सर्किट में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ था। फैराडे ने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो रेट चेंज को तो ऐसे दिखाते हैं ना, अगर बहुत ही छोटे टाइम के साथ अगर आप फ्लक्स में चेंज ला रहे हो तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट। ठीक है, यही फैराडे का फर्स्ट लॉ था। अगर मान लो आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं इस लूप के अंदर, तो आप ऐसे भी कह सकते हो फॉर n टर्न्स, अगर n टर्न्स के लिए यही फॉर्मूला अगर आप एप्लीकेबल करोगे तो E इज इक्वल टू, मान लो प्रोपोर्शनलिटी के साथ इक्वल टू लगाएं तो n टाइम्स ऑफ डी फाई बाय डी टी, ये आपका ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, या तो ये ईएमएफ निकल गया, और ईएमएफ निकल जाएगा तो आप करंट निकाल सकते हो। तो आपको पता है V इज इक्वल टू IRL लगाते हैं ना, तो उसके बाद अगर आप करंट निकालना चाहोगे तो ऑफकोर्स करंट की वैल्यू हो जाएगी E बाय R। यहाँ पे ईएमएफ का आपको मैग्नीट्यूड लेना है, बिकॉज करंट कुड नॉट बी नेगेटिव। अगर कहीं करंट नेगेटिव आ भी रहा है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि उसमें आपका डायरेक्शन जो है करंट का वो रिवर्स है, और कुछ नहीं है। मैग्नीट्यूड वाइज वो करंट नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये आई की वैल्यू कितनी हो गई, ई बाय आर। अच्छा, ये तो हुआ फैराडे का फर्स्ट लॉ डिस्कस किया हमने। एंड व्हाट अबाउट फैराडे सेकंड लॉ। अच्छा, फैराडे के फर्स्ट लॉ को हम न्यूमन्स लॉ भी कहते हैं, ओके, अगर कभी कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। चलो एनीवेज, फैराडे का सेकंड लॉ था कि जो डायरेक्शन होती है इस इंड्यूस्ड करंट की, दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। मतलब कि जो करंट यहाँ पे बनेगा ना, ये कुछ का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से ये बना है ये उसी को अपोज करना चाहेगा। और इसी वजह से यहाँ पर कई बार हम माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, तो कायदे में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो E इज इक्वल टू n टाइम्स डी फाई बाय डी टी होता है। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बोलना चाहिए बेसिकली, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑपोजिट टू द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट, मतलब जिसकी वजह से ईएमएफ बना है उसी को अपोज कर रहा है। ठीक है, और ये जो माइनस आया है, इस लॉ को, सेकंड लॉ को, जो फैराडे का सेकंड लॉ, इसी को हम कहते हैं न्यूमन्स, सॉरी, इसी को हम कहते हैं लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ, LENZ'(S), लेंज लॉ। ठीक है, बात समझ में है। चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में 1 मार्क में बहुत ज्यादा आता है। तब तक आप इसको नोट करो, मैं इसका एक क्वेश्चन लिखा। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। It says कि the magnetic flux varying with time is given in the equation as equation 5b is equal to 60 square plus 70 plus 1 milliweber. So find the magnitude of EMF and current at t is equal to 2 seconds. तो मतलब बेसिकली हमें EMF निकालना है ना, आपको EMF निकालना है और आपको करंट निकालना है जब टाइम क्या है 2 सेकंड्स है, और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है कॉइल में कितना है 10 ओम है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो ईएमएफ निकलता है, ईएमएफ जो है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हम ये लगा सकते हैं, डी फाई बाय डी टी। बिल्कुल लगा सकते हैं, ईएमएफ के लिए यही तो फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डी बाय डी टी ऑफ, अच्छा, फाई। अब फाई कैसे निकलता है, देखो ये फाई रखा हुआ है यहाँ पे, तो फाई की वैल्यू रखो 6t स्क्वायर प्लस कितना हुआ 7t प्लस 1 टाइम्स मिली वेबर। ठीक है,
अच्छा, वेबर जो है वो एसआई यूनिट होती है किसकी? फ्लक्स की। अच्छा, मिली तो मतलब कर ही लेंगे अभी। चलो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना होगा? देखो डिफरेंशिएशन करना आता होगा आई होप। फिर 2 आगे जाएगा तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 हो गया, 12t प्लस अब यहां से 1 है तो 1 अब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 7। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे इसकी कहानी कितनी आ गई? 12t प्लस 7 प्लस 0 मिली वेबर। अच्छा जी, अगर इतना हो गया है तो अब क्या है? देखो हमारे पास ईएमएफ आ गया है, लेकिन हमें कब पूछा है? बोला है ईएमएफ निकालो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रख सकते हैं हम, है ना? तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स अगर मैं रख दूंगा तो यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पर ईएमएफ में जहां जहां टी है वहां 2 सेकेंड्स रखना पड़ेगा। मतलब कितना हो जाएगा? 12 टी की जगह कितना आ गया? 2 प्लस कितना हो गया? 7। फाइनली कितना हुआ? EMF इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 2 आर 24, 24 प्लस 7 इज 31। तो 31 मिली वोल्ट। ठीक है, तो पहला आंसर तो हमारा ये हो गया 31 मिली वोल्ट। ओके, अच्छा, फिर हमें करंट भी पूछा है, तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ऑफ कोर्स करंट निकालने के लिए उनका फॉर्मूला लगाएंगे। तो करंट कितना हो गया? करंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वैल्यू रखो जरा। चलो मैं ये रख देता हूँ। तो I इज इक्वल टू ईएमएफ आपका कितना आया? 31 मिली वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना हुआ? 10 ओम। तो अगर आप इसे अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करेंगे तो करंट कितना आ जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, तो करंट आ गया आपका 3.1 मिली एम्पियर। ठीक है, 3.1 मिली एम्पियर। तो हमारे पास ये दो आंसर्स हैं, एक तो आपका 31 मिली वोल्ट और करंट हो गया 3.1 मिली एम्पियर। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस। ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं हो सकता। मैंने ऐसा बेसिक क्वेश्चन लिया है, कोई मुश्किल नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे देंगे, तो आप पहले क्या है 5b में बी ए कॉस थीटा लगा दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, उसके बाद ईएमएफ के फॉर्मूले में रख दोगे, है ना? जैसे यहाँ पे चेंज निकालना होगा ज्यादा, क्या हो सकता है? ईएमएफ के लिए ऐसे लिख दें, डेल्टा ई बाय डेल्टा टी, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, है ना? ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उसके अंदर चेंज दिखाना होगा आपको, तो मतलब दो अलग अलग फ्लक्स दे देंगे, ऐसा कुछ दे देंगे, तो कुछ भी आ सकता है। तो इसमें कुछ ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान तरीके से इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अभी आने वाले वीडियोस में हम और भी डिस्कस करेंगे, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, उसकी न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे, जो कि हल्के फुल्के ट्रिकी आपको लग सकते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट हम वहीं डिस्कस करेंगे कि चेंज कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।